अच्छा, ये चैप्टर का नाम है डिडक्शंस एंड रिबेट। ठीक है, डिडक्शंस मतलब क्या होता है, जो ग्रॉस टोटल इनकम आता है, ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, डिफरेंट हेड का जब टोटल, डिफरेंट हेड मतलब सैलरी, उसके बाद क्या आता है हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद क्या आता है पीजीबीपी, उसके बाद क्या आता है कैपिटल गेन, उसके बाद क्या आता है अदर सोर्स। ये सारा हेड का प्लस हुआ, जो अमाउंट है वो टोटल इनकम हुआ। अब टोटल इनकम के बाद क्या करते हैं, गवर्नमेंट कुछ डिडक्शन देते हैं। तुमको बोला जाता है कि अगर तुम इस जगह पे इन्वेस्ट किए, अगर तुम ये वाला LIC पॉलिसी में तुम पैसे लगाए, अगर तुम किसी को डोनेशन दिए, ठीक है, ये सब अगर तुम अच्छा अच्छा काम कर रहे हो, तुमको क्या मिलेगा, तुमको डिडक्शन मिलने वाला है। कहाँ पे डिडक्शन मिलने वाला है, 80C से लेके 80U तक का डिफरेंट डिफरेंट डिडक्शन का सेक्शंस है। क्लियर। तो ये डिडक्शन तो किसको मिलने वाला है, ये डिडक्शन मिलने वाला है जो भी इंडिविजुअल या फिर फॉर्म है उसके लिए, उसको। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखो, तो फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम मतलब समझ में आ गया, अभी बताए, फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम जो कि एग्रीगेट है तुम्हारा सारा 5 हेड्स का टोटल, एसएससी कैन क्लेम सेवरल डिडक्शन एज स्पेसिफाइड इन चैप्टर 6A। एसएससी क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। एसएससी क्या कर सकते हैं बताओ, क्लेम कर सकते हैं डिफरेंट डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब कंडीशन एज लेड डाउन, नीचे दिया हुआ है ये सब। अब यहाँ पे दिया हुआ है देखो डिडक्शन, डिडक्शन क्या क्या है, डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम में तुम्हारा यहाँ पे 80C से लेके 80U तक तुम्हारा डिडक्शन होता है टोटल, 80C से लेके 80U तक का डिडक्शन होता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, व्हाट इज डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, अंडर डिफॉल्ट, वेरी गुड, अंडर न्यू टैक्स रिजिम। ओके, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम मतलब क्या होता है, अंडर न्यू टैक्स रिजिम, उसमें क्या होता है, डिडक्शन अंडर फॉलोइंग सेक्शंस आर अवेलेबल ओनली। अगर कोई इंसान न्यू स्कीम में जाता है, ठीक है, उसके लिए खाली यही डिडक्शन अलाउ होने वाला है। क्लियर, इसके जिसमें तुम्हारा ये वाला डिडक्शन तुम्हारा सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, तो तुम्हारे सिलेबस में है क्या, तुम्हारे सिलेबस में खाली पढ़ना होगा, तुम्हारा 2 डिडक्शन पढ़ना होगा। कौन सा, एक है 80CCD और एक है 80CCH। ये किसके लिए होने वाला है, अगर वो न्यू टैक्स रिजिम में बिलोंग करता है। ठीक है, बट ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या हो जाएगा, 80C से लेके 80U तक का डिडक्शन मिलने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सुबह वर्षा श्री जय, जल्दी से एक बार बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, क्या लिखा हुआ है, डिडक्शन अंडर अदर सेक्शंस आर नॉट अवेलेबल। बाकी जो भी डिडक्शंस है अदर सेक्शंस में वो अवेलेबल नहीं है। तो तुमसे अगर पूछा जाए, अगर तुम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में हो, बेटा तुमको कौन सा डिडक्शन मिलने वाला है, तुम क्या बोलोगे, सर मेरे को खाली 80CCD और 80CCH का ही डिडक्शन मिलने वाला है, बाकी कोई भी सेक्शन का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। बट मैं अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में रहता हूँ, मेरे को 80C से लेके 80U तक का पूरा डिडक्शन मिलने वाला है, अगर मैं वो काम करता हूँ तब, अगर LIC में पैसा लगा के रखा हूँ तब, अगर किसान विकास पत्रों खरीद के रखा हो तब, अगर PPF में पैसा रखा हो तब। ठीक है, ये सब करूंगा तभी जाके क्या करेगा गवर्नमेंट, मेरे को डिडक्शन देने वाले। क्लियर। तो बेसिक रूल, डिडक्शंस नॉट अवेलेबल, डिडक्शन किसके लिए अवेलेबल नहीं है, डिडक्शन नॉट अवेलेबल फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड रेसेस। तो ये सब में डिडक्शन अलाउ नहीं होता है। क्लियर, डिडक्शन किसके लिए अलाउ नहीं होगा, कौन सा इनकम के लिए डिडक्शन नहीं अलाउ होगा, तुम्हारा पांचों हेड में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला हेड में कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होने वाला है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला मतलब कैपिटल गेन वाला हेड में तुम्हारा डिडक्शन अलाउ नहीं होने वाला है। कैजुअल इनकम लाइक लॉटरीज एंड रेस में अगर तुम जीतते हो, उसके लिए भी डिडक्शन तुमको नहीं मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल,
मेरा इनकम खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही हुआ है और मैं कुछ पैसा LIC में खरीद के रखा हूँ, ठीक है, तो मेरा टोटल इनकम क्या आएगा? मेरा कोई सैलरी वगैरह कुछ नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पैसा पूरा खाली खाली मैंने ये किया। सपोज मेरा आया 10 लाख और मैं LIC में पैसे लगा के रखे हो 1 लाख, तो 10 लाख से 1 लाख माइनस होगा कि नहीं होगा? 10 लाख से नहीं होगा, क्यों? बिकॉज 10 लाख था मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर कैजुअल इनकम, ये सबसे तुम्हारा क्या नहीं होने वाला है? तुम्हारा डिडक्शन माइनस नहीं होने वाला है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट, लिमिट ऑफ डिडक्शन, एग्रीगेट अमाउंट अंडर डिडक्शन एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, ये सब चीज दिया हुआ है, ये हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे करके करने वाले हैं। तो डिडक्शन कैसे होने वाले, पहले देखो यहाँ पे, देखो सारा हेड कर दिया हुआ है। कौन सा हेड? सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सारा टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद तुम्हारा सब डिविजन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम क्या? वेट वेट वेट, STCG, LTCG, कैजुअल इनकम, ये सब में डिडक्शन अलाउ होता है? नहीं होता है। खाली किसके लिए अलाउ होता है? बाकी जो रिमेनिंग GTI है, ग्रॉस टोटल इनकम है, उसके लिए डिडक्शन माइनस होने वाला है खाली। एक बार स्क्रीन पे देखो अच्छे से। STCG के लिए नहीं होने वाला है, LTCG के लिए नहीं होने वाला है, लॉटरी इनकम के लिए नहीं होने वाला है। तो बाकी जो भी रिमेनिंग इनकम हुआ उसके ऊपर हम लोग को डिडक्शन मिलने वाला है। एंड टोटल इनकम क्या होने वाला है फिर? इस ग्रॉस टोटल इनकम से जब डिडक्शन माइनस करेंगे तो वो टोटल इनकम आ जाएगा। मतलब अलग 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 कर दिए। जब ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करना होगा उस टाइम में मेरे को लॉन्ग टर्म भी रखना होगा, शॉर्ट टर्म भी रखना होगा, कैपिटल गेन इनकम, कैजुअल इनकम भी इनफैक्ट रखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। बट फॉर डिडक्शन हम लोग को क्या करना होगा? माइनस कर देना होगा जो जिसमें डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। कौन सा जगह पे डिडक्शन अवेलेबल नहीं है? 3 जगह पे डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। कहाँ पे? LTCG, STCG एंड कैजुअल इनकम व विनिंग फ्रॉम लॉटरीज में नहीं है। तो ये तीनों को हटा दो, तो बाकी जो अमाउंट पड़ा रहेगा उसके ऊपर तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिडक्शन माइनस होने वाला है, जो कि है 80C से 80U तक का डिडक्शन हो गया। तो टोटल इनकम यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे इसका सेपरेट टैक्स रेट, इसका सेपरेट टैक्स रेट, इसका सेपरेट टैक्स रेट, एंड इसका टैक्स रेट होने वाला है एज पर स्लैब रेट। स्लैब रेट मतलब जो स्लैब है हम लोग का उसके हिसाब से हम लोग देने वाले। ठीक है, यही टैक्स रेट कैलकुलेशन कितना होगा ये हम लोग को इस साल में पढ़ना होगा। फार्म असेसमेंट में ये सब चीज़ नहीं करना हुआ था, क्यों? फार्म असेसमेंट में कोई भी टैक्स स्लैब नहीं होता है, वहाँ पे फ्लैट 30% का टैक्स लगने वाला है, खत्म। इसलिए उससे एक ही क्वेश्चन आने वाला है 15 नंबर का। ठीक है, इसमें ए वाला 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। इसका कुछ पार्ट टोटल इनकम में ये कर देगा, इसका कुछ पार्ट फार्म असेसमेंट में कर देगा। ठीक है, तो ये चैप्टर बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता है, ये चैप्टर पढ़ के जाना ही होगा। ये चैप्टर अगर नहीं पढ़ोगे, ठीक है, टोटल इनकम नहीं निकल पाओगे। ठीक है, और टोटल इनकम नहीं निकल पाओगे तो टोटल इनकम में कितना आता है बताओ? टोटल इनकम में आता है तुम्हारा 5 + 15 + 15। ठीक है, ठीक है, तो ये है तुम्हारा 35 मार्क्स का इंडिविजुअल इनकम से टैक्स लायबिलिटी से आता है। पहले टोटल इनकम निकालो, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ये 15 नंबर तुम स्किप कर सकते हो अगर तुम क्या करते हो, अगर तुम फार्म असेसमेंट कर लेते हो।
ठीक है, तो ओके, चलो बेटा, अभी हम लोग क्या देखने वाले, अभी हम लोग पहला डिडक्शन देखने वाले जो जिसका नाम है क्या, 80C। डिडक्शन, इस चैप्टर में इधर उधर अगर भटकोगे, जैसे सैलरी था वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है। इसके अंदर 80C के अंदर एक बार जस्ट दिखाते हैं, ये सारा डिडक्शन आता है। ठीक है, ना ना ना, ये टोटल इनकम बढ़ा है, बट टोटल इनकम को करने के लिए चाहिए वो, ये 35 मार्क्स नहीं है, ये 10, ये हाँ ये 10 मार्क्स का है। चलो देखो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C in respect of life insurance premium and contribution to provident fund। डिडक्शन कहाँ पे है, 80C इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। अगर तुमको 80C का डिडक्शन लेना चाहते हो तुम, तो तुमको क्या करना होगा, लाइफ इंश्योरेंस में पैसा लगा के रखना होगा, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड में पैसा लगा के रखना होगा, तभी जाके तुमको 80C का डिडक्शन एकदम। साथ साथ ये वाला चीज मिलने वाला है ओनली फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम, नॉट अवेलेबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो ये क्या होने वाला है, 80C ओल्ड टैक्स रिजीम में 80C अवेलेबल है, न्यू टैक्स रिजीम में 80C अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो क्या याद रखना, इतना सारा चीज याद रखेंगे बैठ के क्या नहीं। न्यू टैक्स रिजीम में खाली दो ही डिडक्शन मिलता है, कौन सा 80CC-D, 80CC-H, इसको छोड़ के H, इसको छोड़ के कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। ये दोनों चीजें D एंड H, ठीक है, D एंड H बस। चलो यहाँ पे 80C देखते हैं। 80C में क्या होता है, 80C अवेलेबल मतलब एप्लीकेबल या फिर अवेलेबल फॉर किसको है, 80C अवेलेबल है किसके लिए, एक तो इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है और दूसरा इंसान कौन है, HUF के लिए अवेलेबल है। तो 80C का डिडक्शन कौन ले सकते हैं, इंडिविजुअल या फिर HUF, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ पे, कौन सा रिजीम पे, ओल्ड टैक्स रिजीम पे। ये हो गया कि इंडिविजुअल एंड HUF को 80C का डिडक्शन मिलने वाला है। सर कहाँ पे इन्वेस्ट करें जिससे मेरे को 80C में डिडक्शन मिले, पहला वाला लाइफ इंश्योरेंस। सर पैसा रख देते ना, क्या हो जाएगा, फिर पैसा LIC में लगाएंगे, ये करेंगे, पैसा रख देते बैंक पे रहेगा। ठीक है, अब एक चीज़ सोचो, तुम्हारा इनकम हुआ पूरा साल में 12 लाख, ठीक है, अब गवर्नमेंट बोलता है कि 10 लाख तक का अगर कैलकुलेशन देखोगे तो टैक्स नहीं बनता। ठीक है, 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं बनता, बट वो 2 लाख इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते LIC में, तो उसको क्या करना होगा, 12 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर वो 2 लाख, ठीक है, इन्वेस्ट कर देता है, उसका इनकम तो कम हो गया, ठीक है, तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, तुम्हारा सेविंग्स का हैबिट को बढ़ाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, तुम इन्वेस्ट करो जिससे तुम्हारा सेविंग्स भी होगा, ठीक है, और तुमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजीम में ये सब ऑलरेडी, ये ओल्ड टैक्स रिजीम में क्यों था, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में सब लोग सेविंग्स में ये करते थे, बट अभी के जनरेशन में अभी सब लोग सेविंग्स वेविंग्स करते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड वगैरह में करते हैं, ठीक है, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगा के रख दिया है गवर्नमेंट ने। बट यहाँ पे क्या किया, जो ओल्ड टैक्स रिजीम में उन लोग को सेविंग्स का हैबिट क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं, क्या तुम एक काम करो, 2 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए तुम लगा दो LIC में, तुमको उतना तक का डिडक्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा तुमको। तो देना नहीं पड़ा मतलब, अगर माइनस हो गया तो देखिए इनकम 10 लाख हो गया, मैं क्या बोलूँगा,
10 लाख हो गया तो बहुत अच्छा, मेरे को फिर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्लियर। मैं जब कैलकुलेट किया मेरा इनकम देख रहा हूँ, मेरा इनकम 12 लाख आ रहा है। 12 लाख है पूरा एकदम, उसके ऊपर मेरे को सपोज 10% पूरा एकदम फ्लैट बोलते 1,20,000 देना पड़ेगा मेरे को। 1,20,000 मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं काम करूँ 1,50,000 या फिर 2 लाख ही मैं पूरा एकदम इन्वेस्ट कर दूँ। 2 लाख, 1,20,000 में गवर्नमेंट को क्यों दूँ टैक्स? उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, 2 लाख LIC में कर देता हूँ। ठीक है, तो आराम से मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा और मेरे को टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और वो पैसा मेरे को घूम के कुछ दिन बाद मेरे पास पैसा चला जाएगा, कुछ साल बाद, तो मेरे को तो नहीं देना पड़ेगा फिर। तो ये सब सोच के क्या करते हैं हम लोग, डिडक्शन में इन्वेस्ट, मतलब डिडक्शन पाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? अगर 80C का डिडक्शन लेना चाहते हो तो पहला कैट तुम्हारा LIC में तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो, LIC में अगर तुम इन्वेस्ट किए हो तो 80C का तुमको डिडक्शन मिलने वाला है। क्लियर हुआ? तो हाँ, वो अलग कंसेप्ट है। चलो देखो नेक्स्ट, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स एंड HUF बोथ। तो क्या दिया भाई? पहला दिया भाई LIC, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय अ पर्सन, to effect or keep in a force an इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है। हम्म रुको तो अभी देखो क्या क्या है। ठीक है, अब ये लाइफ इंश्योरेंस कौन ले रहे हैं बताओ? ये इंडिविजुअल ले रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, किसके लिए ले सकते हैं वो देखते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी कैन टेकन ऑन लाइफ, लाइफ के लिए लेगा ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए? इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल अपने लिए वो लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, या फिर हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, या फिर चिल्ड्रन के लिए ले सकते हैं। मेजर या माइनर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आयुषी ने सोचा मैं तो अपने लिए भी ले लिया, ठीक है, मेरे हस्बैंड के लिए भी ले लिया, मम्मी पापा के लिए भी ले लेता हूँ, इसका डिडक्शन मिलने वाला है ना? ले लिया अपने ले लिया, हस्बैंड के लिए लिया है, ठीक है, और उसके बाद मम्मी पापा के लिए ले लिया, उसका डिडक्शन एंड इसका हस्बैंड का डिडक्शन मिल जाएगा, बट मम्मी पापा का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अगर इंडिविजुअल अपने लिए या फिर अपना हस्बैंड या वाइफ के लिए या फिर अपने बच्चे के लिए, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, कुछ भी हो, लेता है तो उसको डिडक्शन मिलने वाला है ना। इन केस ऑफ HUF का कोई भी मेंबर, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई भी मेंबर में तुम्हारा आ जाता है। डन। एंड मैक्सिमम लिमिट कितना है? प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी, मैक्सिमम लिमिट excess of the following percentage actual sum assured, percentage of actual sum assured मतलब जो एक्चुअल सम होगा उसका परसेंटेज करोगे, जो अमाउंट आएगा उतना तक ही तुम्हारा लिमिट है। सम्स करोगे तो अच्छे से और भी समझ में आएगा। ठीक है, अगर वो पॉलिसी तुम लोग लेते हो, अगर तुम वो पॉलिसी लेते हो, ठीक है, पॉलिसी कब लिए हो? अप टू 31/3/2012, मतलब उसके पहले, मतलब उतना तक। अगर इंश्योर्ड इज अ डिसेबल पर्सन, जिसका इंश्योरेंस तुम ले रहे हो वो डिसेबल है, ठीक है, और सफरिंग फ्रॉम डिजीज स्पेसिफाइड इन 80 DDB, जो 80 DDB में स्पेसिफाइड डिजीज है, ठीक है, या फिर वो डिसेबल है, उसके लिए अगर तुम ले रहे हो तो तुम्हारा कितना होगा?
20% लिमिट है, तो परसेंटेज ऊपर में जो दिया हुआ है वो कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। इफ द पर्सन इज डिसेबल या फिर तुम्हारा सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज अंडर 80 DDB में जो भी डिजीज लिखा हुआ है, तो वहां पे अगर वही पॉलिसी तुम लेते हो 2000 आफ्टर, मतलब 2012 31/12 के बाद, 31/3/2012 के बाद 12/13 में वही डिडक्शन कितना हो जाएगा, 20% से घट के 10%। एंड उसके बाद अगर 13 के बाद हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 15% हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं, तो हो गया। एंड बाकी केस में मतलब अगर कोई दूसरा पर्सन है, मतलब वो पर्सन डिसेबल नहीं है, वो पर्सन स्पेशल डिजीज में नहीं है, तो उसके लिए कितना होगा, 20-10-10। क्लियर, 20-10-10 समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैक्सिमम लिमिट लिख के रखना इसके बगल में। बेटा ये लिख लो एक बार, मैक्सिमम लिमिट कितना होने वाला है, फिर मैक्सिमम लिमिट होने वाले परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड और प्रीमियम अमाउंट विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम लिखा हुआ है क्या, प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी इन एक्सेस ऑफ द फॉलोइंग परसेंट, इसके शॉर्टकट वर्जन ये वाला। ठीक है, अब ये परसेंटेज कहाँ से मिलेगा सर, ये परसेंटेज दिया हुआ है देखो, अब तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो पॉलिसी कब लिया है, ठीक है, वो डिजीज पर्सन है कि नहीं, वो डिजिबल है कि नहीं, ठीक है, वो सोच के। अदर केस में सब कुछ 10% होने वाला है। ठीक है, 20-10-15 डिजिबल में 20-10-10। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा पूरा LIC का পার্সেন্টেজ অফ সাম অ্যাসিওর দেওয়া থাকবে, তার পার্সেন্টেজ করতে হবে, और প্রিমিয়াম অ্যামাউন্ট দেওয়া থাকবে, দুটোর মধ্যে যেটা লোয়ার সেটা হবে। ওকে, নেক্সট ওয়ান, পরেরটা করবো তো। नेक्स्ट वन, कंट्रीब्यूशन मेड टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, टूवर्ड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF में। ठीक है, अगर PPF में इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी भी क्या होने वाला है, उसको डिडक्शन मिलने वाले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एक आइटम है, 80C में आता है। ठीक है, आइटम कहाँ पे आता है वो याद रखना होगा कि 80C में कौन सा आइटम है। तो पहला वाला LIC हो गया, दूसरे वाला क्या हो गया, PPF हो गया। ठीक है, PPF में क्या हो जाएगा, एक तो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल अगर PPF ले रहा है किसके लिए ले सकता है, अपने लिए, अपना बीवी के लिए, या फिर बच्चे के लिए, आइदर वो मेजर हो या फिर माइनर हो। और HUF के केस में कोई भी मेंबर। मेरे को HUF का आता नहीं है, तो मेरा आता है क्या है, इंडिविजुअल आता है, तो हम लोग इंडिविजुअल में, हर एक इंडिविजुअल में फोकस करने वाले हैं। तो पहला वाला डिडक्शन कहाँ पे मिलेगा, 80C में डिडक्शन लेना चाहती है SSC, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा, LIC में इन्वेस्ट करना होगा। कहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा, PPF में इन्वेस्ट करना होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ऐसे करके इतना सारा तुम्हारा जगह पे, टोटल 16 जगह पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं 80C का डिडक्शन लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि 8 वाला है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में वो इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि 8 वाला है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, डन। क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल कैन क्लेम डिडक्शन in respect of certificate purchased in the name of his spouse or minor child, मेजर नहीं है, माइनर है खाली। ठीक है, इंडिविजुअल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर इंडिविजुअल क्या करते हैं, सर्टिफिकेट खरीदते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट किस में खरीदते हैं, तुम्हारा
अपने नाम पे या फिर अपने बच्चे के नाम पे, बच्चा कौन होगा, माइनर होगा, एंड बीवी के नाम पे अगर लेता है সার্টিফিকেট মানে পোস্ট অফিসে গেলি, পোস্ট অফিসে গিয়ে বলবি যে আমি এত টাকা नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा लगाना चाहता हूँ, गवर्नमेंट का स्कीम है, ठीक है। तो वहाँ पे वो सर्टिफिकेट लेके आ गए हो, सपोज उसमें 1,50,000 इन्वेस्ट करके आ गए, तो उस 1,50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब उस 1,00,000, हाँ उस पे 1,50,000 के ऊपर तुम्हारा 1,50,000 तक तुम्हारा पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा वाला किस क्या दिया भाई, ट्रीटमेंट ऑफ accrued interest, deduction is also available on accrued interest whichever is reinvested। मतलब जो पैसा इंटरेस्ट उससे ऊपर रीइन्वेस्ट हो जा रहा है उसका भी डिडक्शन तुमको मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बार अच्छे से यहाँ पे लिखोगे ये नंबर 3 पॉइंट के लिए। जो इंपॉर्टेंट है वही खाली लिख पा रहे हैं, मतलब जो आता है एग्जाम में, ठीक है। इंटरेस्ट accrued every year on NSC 8 and 9 excluding last year's interest। Full stop। Note, last year interest will not qualify for deduction। लास्ट ईयर का इंटरेस्ट डिडक्शन में क्वालिफाई नहीं करने वाला है, ठीक है। हो गया। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन अगर करता है कहाँ पे, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, मतलब यूलिप में अगर इन्वेस्ट करता है वो, किसका है, ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई, ठीक है। यूटीआई का अगर यूलिप में इन्वेस्ट करता है तभी भी उसको 80C में डिडक्शन मिलने वाला है, क्लियर। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूलिप वाला जगह पे अगर प्लान पे इन्वेस्ट करता है तो उसको डिडक्शन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, अगर इंडिविजुअल, स्पाउस या फिर चाइल्ड के नाम पे इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, उसको डिडक्शन मिलने वाला है। नेक्स्ट, अगर एन्युइटी प्लान ऑफ LIC इन्वेस्ट करता है, जैसे न्यू जीवन धारा, न्यू जीवन अक्षय 1 and 2, ये सब प्लान में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 80C में डिडक्शन मिलने वाला है, ठीक है। क्या क्या एन्युइटी प्लान ऑफ LIC में क्या क्या है, न्यू जीवन धारा एंड न्यू जीवन अक्षय, ठीक है। ये कुछ कुछ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है, अगर उस स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट करता है तो अभी भी इस 80C में डिडक्शन मिलने वाला है। कौन सा, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। नेक्स्ट, सम पेड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ होम लोन अकाउंट स्कीम, अगर होम लोन अकाउंट स्कीम में सम पे करते हैं तभी भी उसको क्या मिलेगा, 80C का डिडक्शन मिलने वाला है। ये सब इजी है, जिस नाम रखना होगा याद। तो अगर 80C में डिडक्शन है तो क्या क्या हो जाएगा तुम्हारा, 80C में आने वाला है तुम्हारा पहला LIC, उसके बाद PPF, उसके बाद नेशनल सेविंग्स, ठीक है। उसके बाद UTI का यूलिप, UTI का यूलिप, उसके बाद एन्युइटी प्लान जीवन जीवन धारा धारा, ठीक है। नेक्स्ट म्यूचुअल, उसके बाद
जीवन धारा, ठीक है। नेक्स्ट, होम लोन अकाउंट, ये सब में अगर ये पैसा रखेगा तो 80C का डिडक्शन उसको मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में लगाते हैं, कैसे? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में क्या करते हैं? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मतलब जहाँ पे वो रहने वाले हैं, उसका जो लोन का डिडक्शन है, लोन का जो इंटरेस्ट है, उसका डिडक्शन उसको मिलने वाला है। एक बार देखोगे, खाली ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए है ना, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से ले रहे हैं वो पैसा? बैंक से, या फिर कोऑपरेटिव बैंक से, या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक से, या फिर LIC कॉरपोरेशन से वो लोन लिया है, ठीक है। तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में ये, अच्छा ये वाला समझ में आ गया। एक बार सी वाला देखो, लिखा हुआ है क्या? रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड बाई द एसएससी फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन। रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड, एक बार लिख के रखोगे, इसका मतलब क्या होता है? लिखोगे रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउस बिल्डिंग लोन taken from specified principal amount, प्रिंसिपल PLE, क्या? আরে এরকম হয় অনেক সময়। না এরকম, দাঁড়া লিখে নি স্পেসিফিক পাস, PLE कर दो इसको, प्रिंसिपल अमाउंट। क्या क्या कंफ्यूजन आता है, होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रीपेमेंट ऑफ लोन बोरोड फ्रॉम एक्वायरिंग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर लोन तुम ले रहे हो, रीपेमेंट ऑफ लोन बोरोड, अगर तुम जो बोरो किए थे रीपेमेंट कर रहे हो उसका, कौन सा प्रॉपर्टी का? कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। हम लोग ऊपर में क्या दिखे थे? रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए। ऊपर में क्या देखे थे? यहाँ पे क्या होना चाहिए? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर वो कॉमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी का लोन है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। सेम वही अगर तुम रिपेमेंट कर रहे हो ऑफ लोन टेकन फॉर रिपेयर, ऑल्टरेशन, रेनोवेशन, एडिशन, नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। दैट मीन्स ये जो रिपेमेंट ऑफ लोन अगर रिपेयर के लिए हुआ, ऑल्टरेशन के लिए हुआ, रेनोवेशन के लिए हुआ, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, कॉमर्शियल घर हो या फिर रेसिडेंशियल घर हो, कुछ भी हो, उसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। अगर वो किस लिए होता है तुम्हारा? फॉर रिपेयरिंग, ऑल्टरेशन, रेनोवेशन, एडिशन एक्सेट्रा। तो ये रिपेमेंट क्या हो जाएगा? तुम्हारा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो कि क्या कर रहे हो? परचेस कर रहे हो या फिर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए ये डिडक्शन मिलने वाले। जब तुम क्या करोगे? रीपेमेंट करोगे ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन, तब जाके उसका तुमको डिडक्शन मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट इन्वेस्टेड इन डिबेंचर्स या फिर इक्विटी शेयर में अगर इन्वेस्ट करते हो जो स्पेसिफाइड है तो उसका भी तुमको डिडक्शन मिलने वाला है। ध्यान, नंबर 11 में
ठीक है। उसके बाद नंबर 13, ठीक है, एलिजिबल इशू। एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल मीन्स इशू मेड बाय अ पब्लिक कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया फॉर अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये सब चीज लिखा हुआ है, देखो एक बार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एज टर्म डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और मोर। क्या किया? टर्म डिपॉजिट किया। टर्म डिपॉजिट मतलब, टर्म डिपॉजिट मतलब तुम्हारा जैसे एफडी, बैंक में क्या किए तुम? एफडी लगाए, 5 साल से ज्यादा लगाए, ठीक है जी। तो टर्म डिपॉजिट स्कीम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रेम्ड एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें अगर तुम पैसे लगा के रखे हो तो उसमें भी क्या होने वाला है तुम्हारा? 80C में डिडक्शन तुमको मिलने वाला है। क्लियर? तुम अगर कोई नोटिफाइड बॉन्ड, जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बॉन्ड नोटिफाई किया है, ठीक है, जैसे एग्जांपल है तुम्हारा नाबार्ड, नोटिफाइड बॉन्ड इशूड बाय द नेशनल एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट, मतलब नाबार्ड अगर तुम्हारा इशू किया है, नोटिफाइड बॉन्ड अगर इशू किया है नाबार्ड, तो वो उसका भी तुमको, वो तुम खरीद के रखे हो, उसका भी तुमको डिडक्शन मिलने वाला है अंडर 80C। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, ठीक है, वो अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगा के रखता है तो उनको भी क्या मिलने वाला है? 80C का डिडक्शन मिलने वाला है। उसके बाद अगर कोई 5 साल का 5 years डिपॉजिट्स अकाउंट अंडर द पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, अगर कोई पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में पैसा लगा के रखता है 5 साल से ज्यादा, उसको भी क्या मिलने वाला है? अंडर 80C में डिडक्शन मिलने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये वाला जो चीज था ये दोनों के लिए था, HUF एज वेल एज इंडिविजुअल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है? कैटेगरी ए वाला डिडक्शन किसके लिए? एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF बोथ। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओनली फॉर इंडिविजुअल। मतलब ये सारा जो भी डिडक्शन हम लोग देखेंगे अभी, वो सारा डिडक्शन किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। मतलब खाली इसमें पैसा कौन लगा के रख सकते हैं? इंडिविजुअली लगा के रख सकते हैं। क्या क्या? रुक जा, पहले ये पूरा कंप्लीट कर लेते उसके बाद। देखो, एनी सम डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग टू हिम डेफर्ड एन्युटी प्लान। तो ये वाला डेफर्ड एन्युटी वाला वर्ड मार्क करके रखना। अगर डेफर्ड एन्युटी में कोई ये कर रहा है तो 20% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय मैक्सिमम लिमिट है डिडक्शन का। चलो डन। ये वाला तो कितना परसेंट होने वाला है? 20% ऑफ द सैलरी तुमको डिडक्शन मिलने वाला है। ओके, इसके बाद क्या बोल रहे? इसके बाद बोल रहे कंट्रीब्यूशन मेड टूवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ठीक है, प्रोविडेंट फंड वगैरह देखे थे, ये सर नो। तो अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा लगा के रखता है या फिर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इंडिविजुअल पैसा लगा के रखता है, उसको क्या हो जाएगा? उसको डिडक्शन मिलने वाला है। तो किस में मिलने वाला है? SPF में मिलने वाला है। उसके बाद RPF में मिलने वाला है, बट UPRF में नहीं मिलने वाला है, अनरजिस्टर्ड जो है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी अप्रूव्ड, अगर कोई भी अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है इंडिविजुअल, उसको भी 80C में डिडक्शन मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद लड़की लोगों के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में अगर पापा पैसा रखते हैं तुम्हारे लिए, उसका भी डिडक्शन पापा को मिलने वाला है। सच इंडिविजुअल गर्ल चाइल्ड है ना, ऑफ दैट पर्सन, ऑफ दैट इंडिविजुअल। क्लियर? नेक्स्ट, contribution to any notified pension fund set by mutual fund। ओके, कौन सा? रिटायरमेंट बेनिफिट यूनिट स्कीम ऑफ UTI, कोठारी पेंशनर पेंशन स्कीम। ठीक है, ये दोनों, ये देखो,
ये दोनों तुम्हारा म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगा के रखेगा तो 80C में डिडक्शन मिलने वाला है। जो भी इंडिविजुअल अगर ये सब में पैसा लगा के रखता है तो उसको डिडक्शन मिलता है ये तुम्हारा अंडर 80C। ये स्कीम्स हैं, ठीक है। डन। एनी पेमेंट वे ऑफ ट्यूशन फीस टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसमें अगर पैसा देते हैं, ठीक है, एज अ ट्यूशन फीस, तो एडमिशन फीस, ट्यूशन फी में बी एट अ टाइम ऑफ एडमिशन और देयर आफ्टर, मतलब ये जो ट्यूशन फीस के बारे में बोल रहे हैं ये कौन सा फीस है, तुम्हारा एडमिशन फीस के बारे में बोल रहे हैं। डोनेशन टू स्कूल डज नॉट include any payments towards development fees। लो 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 डोनेशन अगर देता है तो डज नॉट इंक्लूड। चलो इतना तक पहले मार्क करो पड़े। तो क्या हो गया, एक बार फिर से देख लेते हैं ये सब चीज क्या क्या हुआ, जो पढ़े एक बार इतना तक एक बार देखो अच्छे से क्या क्या लिखा हुआ है। देखो पहला वाला तुम्हारा दिया हुआ है ये वाला, इंडिविजुअल में अगर कोई इंडिविजुअल क्या करता है, इंडिविजुअल तुम्हारा डेफर्ड एन्युटी में तुम्हारा पैसा लगा के रखता है, ठीक है, उसको डिडक्शन मिलने वाला है अंडर 80C। ठीक है, कितना डिडक्शन मिलने वाला है, 20% ऑफ द सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का जो सैलरी है 20% करोगे, जितना अमाउंट होगा उतना ही मैक्सिमम लिमिट का उसको डिडक्शन मिलने वाला है। नेक्स्ट, अगर वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करके रखता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करके रखता है, उसको भी डिडक्शन मिलने वाला है 80C में। अगर कोई अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में इन्वेस्ट करके रखता है, उसको भी डिडक्शन मिलने वाला है। अगर गर्ल चाइल्ड के लिए, ठीक है, लड़की जो है उन लोग के लिए अगर कोई सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा लगा कर रखता है, उनको भी 80C में डिडक्शन देना होगा, देंगे गवर्नमेंट। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन फंड सेट बाय म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड कोई पेंशन फंड बना के रखा है वैसे टाइप का कोई, उसमें अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको कितना मिलेगा, LIC में 80C में डिडक्शन मिलने वाला है। तो ऐसा दो म्यूचुअल फंड बताओ, ऐसा दो पेंशन फंड बताओ जो म्यूचुअल फंड बना के रखा है। एक है रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम ऑफ UTI, मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एंड कोठारी पेंशन स्कीम, ठीक है, ये दोनों जो कोठारी ये है, ठीक है। अगर कोई बच्चे का स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, ठीक है, कॉलेज फीस, ये सब अगर पेमेंट होता है तो उसका भी 80C में डिडक्शन मिलने वाला है। एडमिशन फीस वाला डिडक्शन मिलने वाला है, बट डोनेशन का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। सर हम लोग तो प्राइवेट में भी पढ़ते हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर में भी जाके पढ़ते हैं, उसका डिडक्शन मिलने वाला है? नहीं बेटा, प्राइवेट कोचिंग सेंटर का डिडक्शन नहीं मिलने वाले। तो प्राइवेट ट्यूशन फीस का नॉट कवर्ड है, प्राइवेट ट्यूशन फीस का नॉट कवर्ड है। और बच्चा कितना अच्छा है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 2 का ही डिडक्शन मिलने वाला है। 3 लोगे तो क्या होगा, 4 लोगे तो क्या होगा, 2 का ही मिलने वाला है, 2 से खुश हो जाओ। तो दो नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट ट्यूशन कहाँ पे होता है? गवर्नमेंट ट्यूशन कौन देता है? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और देखो क्या लिखा हुआ है, अगर कोई NPS में इन्वेस्ट करता है, नेशनल पेंशन स्कीम, Tier 2 वाला अकाउंट में, ठीक है, तो Tier 2 वाला अकाउंट पे, टीयर बोले तो या टीयर टीयर 1, टीयर 2, टीयर वट एवर इट इज, टायर वट एवर 2 में, ठीक है, हो जाएगा, तब जाकर तुमको उसको 80C में डिडक्शन मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, डिडक्शन किसके लिए अवेलेबल नहीं है? नॉट अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर पढ़ लिए थे ऑलरेडी। डिडक्शन कैसे होने वाले हैं? पेमेंट बेसिस पे होने वाला है, मतलब तुम पेमेंट करोगे तभी डिडक्शन मिलने वाला है, अगर पेमेंट नहीं करोगे
तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर पेमेंट तुम्हारा ड्यू है, ठीक है, तुम एलिजिबल ही नहीं हो उस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। सर मैं ना एटीसी में पैसा लगाने का सोच रहा हूँ, ठीक है, तो तुमको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा? नहीं, तुमको एलआईसी में पैसा लगाना होगा, तभी जाकर तुमको एटीसी में डिडक्शन मिलने वाला है। क्लियर? तो पैसा तुम अगर पैसा पेमेंट करोगे तभी जाकर तुमको डिडक्शन मिलने वाला है। ना डिडक्शन मिलने वाला है मैक्सिमम, मैक्सिमम तुमको 1,50,000 का ही डिडक्शन मिलने वाला है। ठीक है, टोटल एग्रीगेट करेगा और 1,50,000 करेगा, दोनों में से जो मिनिमम होगा उसका ही एटीसी वाला डिडक्शन मिलने वाला है। दैट मीन्स इंसान कितना डिडक्शन ले सकता है एटीसी से? मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन ले सकता है। आयुषी खाली एनपीसी में पैसा लगा के छोड़ दिया 50,000, तो उसको कितना डिडक्शन मिलने वाला है? 50,000। ठीक है, आरडीएन ने पूरा साल में 2 लाख तक का पूरा इन्वेस्ट करते हैं एलआईसी में, ठीक है, उसको कितना डिडक्शन मिलने वाला है? 1,50,000 के। एग्जैक्टली। तो सारा जो आइटम दिया हुआ है वो सारा आइटम को प्लस करोगे, प्लस करके जो अमाउंट आएगा, ठीक है, वो एंड तुम्हारा 1,50,000 विच एवर इज क्या होने वाला है? लोअर, वो तुमको एज अ डिडक्शन मिलने वाला है। क्या एज अ डिडक्शन मिलने वाला है तुमको? अंडर 80C। ठीक है, एक बार पूरा गो थ्रू करो, फिर एक बार सामने देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इसका टोटल इनकम कितना है, इसका टोटल इनकम देखो कितना लिखा हुआ है। एक इंडिविजुअल है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ग्रॉस टोटल इनकम इसका है 520, ओके, एंड अमाउंट इन्वेस्ट किया है तुम्हारा 175, तो एटीसी में बेटा कितना डिडक्शन मिलने वाला है? 1,50,000 डिडक्शन मिलने वाला है। नहीं, छोटे छोटे ना, छोटे छोटे ना, वो कंफ्यूजन के लिए। कौन पूछा था? 150 और अगर 70 और 1,50,000 तुम्हारा तुम्हारा अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों 90 होगा? नहीं, तुम नहीं समझे। फर्स्ट, यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम क्या है तुम्हारा? ग्रॉस टोटल इनकम, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा इनकम हुआ इतना, ठीक है, मेरा इनकम हुआ इतना। सपोज पहला वाला ग्रॉस टोटल इनकम मेरा कितना है? 520, ठीक है, 520 मेरा ग्रॉस टोटल इनकम हुआ 520 का, तो बाद में जीरो है 5,20,000, तो ये इनकम हुआ और मैंने इन्वेस्ट करके रखा हो एटीसी में 1,75,000 का। क्लियर? तो गवर्नमेंट मेरे को 1,75,000 का डिडक्शन देगा? नहीं, मेरे को डिडक्शन देने वाले कितना? बोलो जल्दी से। 1,50,000 का डिडक्शन मिलने वाला है, बाकी मेरा टैक्स होने वाला है। ये पहला केस समझ में आ गया। नेक्स्ट में मेरा इनकम कितना हुआ था? नेक्स्ट में मेरा इनकम हुआ था 150, और मैं इन्वेस्ट करके रखा हूँ एलआईसी में तुम्हारा एटीसी में 70,000, 70, तो 70,000 एंड 1,50,000 विच एवर इज लोअर, तो मेरे को 70,000 का डिडक्शन मिलने वाला है और मेरा इनकम कितना है? 1,50,000, तो आराम से मैं 70,000 का डिडक्शन ले सकता हूँ। नेक्स्ट वाला में मेरा इनकम कितना हुआ? 90,000, मैं क्या किया? 1,00,000 तुम्हारा इन्वेस्ट करके रखा हो एटीसी में, एटीसी में कितना इन्वेस्ट करके रखा हो? 1,00,000, तो कितना डिडक्शन मिलने वाला है? 1,00,000 एंड 1,50,000 विच एवर इज लोअर, तो कितना होने वाला है? 1,00,000। आप अगर यहाँ पे 1,00,000 कर देंगे, प्रॉब्लम क्या होने वाला है? ये फिगर माइनस में आ जाएगा। यस और नो? उल्टा गवर्नमेंट तुमको पैसा देगा क्या? नहीं, गवर्नमेंट क्या बोलते हैं उस केस में? तुमको मैक्सिमम 90,000 का डिडक्शन मिलने वाला है। दैट मीन्स डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। बात समझ में आ गया? डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड द ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर?
डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, अब उसका ग्रॉस टोटल इनकम नहीं हुआ, नेक्स्ट वाला में लॉस हो गया, डिडक्शन मिलने वाला है नहीं, क्या डिडक्शन, तो उसको कुछ देना ही नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो डिडक्शन कैसे होने वाला है समझ में आया? डिडक्शन 1,50,000 मैक्सिमम है, तो पहले क्या देखोगे दोनों में कौन सा होने वाला है, दोनों में मतलब तुम्हारा 1,50,000 एंड जितना इन्वेस्ट किए हो उसमें देखना दोनों में लोअर कौन सा है, ले लिए। उसके बाद उसको कंपेयर करना है ग्रॉस टोटल इनकम के साथ, वो जो अमाउंट है वो ग्रॉस टोटल इनकम को एक्सीड नहीं करेगा, कम हो सकता है बट एक्सीड नहीं करेगा, उसके इक्वल हो सकता है बट एक्सीड नहीं करेगा। क्लियर? ये हुआ तुम्हारा कितना अमाउंट का डिडक्शन तुमको मिल सकता है। ओके, चलो अब ये वाला एक बार क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, या फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ आदर्श एंड ऑथर ऑफ बुक्स फाइंड द डिडक्शन अमाउंट ऑफ 80C फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। तो आदर्श आदर्श के लिए 80C में कितना डिडक्शन उसको मिलने वाला है। ठीक है, तो पहला LIC में वो इन्वेस्ट किया है, 80C में LIC कवर होता है, एकदम कवर होता है, वेरी गुड, अपना लाइफ के लिए लिया है, बहुत बढ़िया। उसके बाद सम एश्योर्ड दिया हुआ है, ये प्रीमियम अमाउंट है, ये प्रीमियम अमाउंट है, और ये सम एश्योर्ड है। ठीक है सर, ये सब क्यों दिया है, पेज नंबर 60। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखे थे और क्या क्या देखे थे, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, SPF, नेशनल सेविंग्स, यूपीआरएफ में होता है पीपीएफ में, 80 में एकदम, NSC एकदम। ठीक है, मम्मी के नाम से लाइफ इंश्योरेंस, हाँ किसके नाम पे होगा, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन एकदम। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, एकदम होगा। अगर ये होता है तुम्हारा रिपेयर होता तो नहीं होता, तो यहाँ पे डिडक्शन के लिए क्या करना होगा, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस में चले जाओ, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस देखो एक बार क्या लिखा हुआ था लाइफ इंश्योरेंस में, डॉट डॉट परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड और प्रीमियम अमाउंट विच एवर इज लोअर, कौन सा होने वाला है, कोई डेट बोला है, कोई डेट बोला है यहाँ पे तो फिर ऑन एंड आफ्टर हो गया, ये डिसेबल पर्सन के लिए लिया है नहीं, तो क्या होने वाला है 10%, तो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड कितना था দেওয়া আছে সাম এশ্योर क्वेश्चन है ऑलवेज দেওয়া থাকবে 2 लाख, तो 2 लाख इंटू 10% कितना होता है, और प्रीमियम कितना है 22,000, दोनों में से लोअर कौन सा हुआ, वेरी गुड, तो हम लोग कितना लेंगे बताओ 20,000, तो क्या होने वाला है 22,000 और 2 लाख का 10%, विच एवर इज लोअर। क्लियर? विच एवर इज लोअर। उसके बाद पीपीएफ हो गया, एनएससी हो गया और बोरोड हो गया। चलो, तो यहाँ पे बोल रहे 80C का डिडक्शन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ, खुद के लाइफ के लिए लिया है बेटा, सम एश्योर्ड 1 लाख एंड पॉलिसी प्रीमियम अमाउंट कितना है 25,000। ये देखो, এই কত হবে বল, সাম সাম অ্যাসিওর্ড 1 লাখ,
पॉलिसी वैल्यू, प्रीमियम अमाउंट 25,000, पॉलिसी टेकन बिफोर 1 अप्रैल 2012, कितना परसेंट होने वाला है? पार्टन क्या? हाँ, कितना परसेंट? 20%। तो 1 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख का 20%, 1 लाख का 20% कितना है? 20,000, 20,000 और प्रीमियम अमाउंट 25,000, विच, वेरी गुड। तो ये हुआ प्रीमियम अमाउंट और ये हुआ तुम्हारा सम एश्योर्ड। क्लियर? तो कितना लेंगे हम लोग बताओ, 20 या 25? 20,000। ये देखो 20 लिखा हुआ, ये देखो। नेक्स्ट वन, फिर से और एक लाइफ इंश्योरेंस लिया है, मैरिड डॉटर्स लाइफ के लिए। वहां पे चिल्ड्रन लिखा हुआ था, चाइल्ड लिखा हुआ था, आइदर मेजर और माइनर। वहां पे लिखा हुआ था मैरिड या अनमेरिड, चाइल्ड चाइल्ड ही होता है। शादी के बाद वो बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं रहेगा, उसका पति का बच्चा हो जाएगा क्या? कुछ भी ये करता है। समझ में आया? मिलेगा, देखो कितना होगा बताओ। मैरिड डॉटर वो नहीं, चल तुम हटो हटो हटो। अगर 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 मैरिड सन होता तो ओ, क्या तुम बोलो जल्दी से। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ तो जो भी प्रीमियम है, प्रीमियम कितना है बताओ? 17,500। एंड सम एश्योर्ड कितना है? 1,50,000। पॉलिसी लिया है 2 मई 2013 में, कितना परसेंट? सेकेंड में हाँ 10%। तो सम एश्योर्ड कितना है? 15,000, 1,50,000 टू 10%, 15,000 और 17,500, विच एवर इज द, तुम लोग अलग लेवल के हो, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से लाइफ इंश्योरेंस लिया भाई के लिए। भाई नहीं आता है, 3 लोग आते हैं, अब मैं खुद, मेरा मेरा स्पाउस एंड मेरा बच्चा। चाहे वो बच्चा शादी हो गया नहीं हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? रिलेट कर पा रहे हो कैसे क्वेश्चन आने वाले? इन्वेस्टेड इन एनएससी 20,000 आने वाला है कि नहीं आने वाला है एनएससी? अब जो एक्रूड इंटरेस्ट वाला बताए थे, एक्रूड इंटरेस्ट एनएससी इंक्लूडिंग लास्ट ईयर इंटरेस्ट 29, वेरी गुड। तो 5036 माइनस 29, ओके। तो एनएससी वाला भी आ गया मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ? 5036 माइनस 289, ओके। नेक्स्ट, ट्यूशन फीस टू चिल्ड्रन कितना है? 31,200, आराम से आ जाएगा। ट्यूशन फीस लिखा हुआ था ना वहाँ पे, दो तो क्वालिफाइंग अमाउंट कितना हो गया? टोटल मंथ अमाउंट कितना है? 88,339, 8,339 और 1,50,000, विच एवर इज लोअर, 339, मैक्सिमम 1,50,000 ना। तो एस पर 80C में तुम इतना सारा जगह पे पैसा लगा के कितना डिडक्शन ले लिए? 88,339। ये अमाउंट तुम्हारा इनकम से माइनस हो जाएगा। क्लियर? ये इनकम तुम्हारे, ये जो इन्वेस्ट किया था वो अमाउंट तुम्हारे इनकम से माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स तुमको टैक्स कम पेमेंट करना पड़ेगा। अगर ये इनकम में तुम्हारा रहता, तुमको इसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता, बट ये तुम हटा दिए, इन्वेस्ट कर दिए, तो इस अमाउंट के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगा। गवर्नमेंट क्यों करता है ये? बिकॉज तुम्हारा सेविंग का हैबिट बढ़ाने के लिए, तुमको सेव करवाने के लिए, हर टाइम सब कुछ के लिए गवर्नमेंट बैठा है क्या? नहीं ना। तो गवर्नमेंट से तुम्हारा LIC रहेगा, ठीक है, तुम प्रोटेक्टेड रहोगे, ठीक है। तुम्हारा NSC खरीदा हुआ है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये इन्वेस्टमेंट का तुम्हारा हैबिट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ये सब डिडक्शन लाया था, ठीक है।
अभी ये सारा डिडक्शन हट जाएगा, क्यों? बिकॉज ऑलरेडी लोग मैच्योर हो चुके हैं, एंड लोग जब मैच्योर हो चुके हैं तो क्या हो जाएगा, लोग ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा, एंड वो पैसा वो इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, तो उसका अलग से क्या डिडक्शन, एक बार में टैक्स दो, ठीक है, इनकम हुआ इतना टैक्स, बस खत्म, क्लियर? तो ये हुआ तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 1, एंड एग्जाम्पल नंबर जो 2 है, मैं ये तुमको भेज के रखता हूँ, ये घर में पूरा जाके एक बार अच्छे से पढ़ लेना पूरा, ठीक है? एग्जाम्पल 2 हम देख के रखते थे यहाँ पे, ये पूरा एक बार अच्छे से देख लेना।